हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेबर एंड इंडस्ट्रियल के बारे में। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ यानी कि श्रम एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके अंदर में हमारा एक जो टॉपिक है इस पेपर का वो है जी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है क्या, आप सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है इसके दौरान जो श्रमिकों को संघ बनाने की परमिशन मिली थी, ठीक है। और इसमें श्रमिक अपना जो संघ बनाते हैं वो करने के बाद में अपना जो विकास है, देश का विकास है, उसको करने में बहुत सक्षम होते हैं। अब जैसे पहले की बात बताएं कि भारत में जो व्यावसायिक संघों का उदय है अन्य देशों की तुलना में, जैसे यूएस, इंग्लैंड, जापान, रूस, इनकी तुलना में बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो इसका मेन कारण ये था कि एक तो शिक्षा की कमी थी, और दूसरा मेन कारण इसका ये रहा कि भाई जो हमारे देशी नेता हैं इन्होंने कभी उठने ही नहीं दिया, है ना। एक दूसरे से द्वेष भाव रखे गए, और अगर एक दो नेता उभर भी गया तो हम तो भारतीय हैं, अरे जाएगा कहाँ, टांग पकड़ के खींच लेंगे भाई, हम हमारे में ही रहे कुएं के मेंढक है। तो मेन चीज ये आती है। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा है, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि हर लोग सब अब मोस्टली सभी चाहते हैं कि अपने साथ साथ सभी का विकास हो, ठीक है। तो अच्छी धारणा बनाकर लोग चलते हैं और चलना भी चाहिए। तो ये था हमारा जो एक ओवरव्यू थोड़ा सा कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 था, कि ताकि जो परफॉर्मेंस है, वर्क एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता है, उसमें वृद्धि आए, और जो असली जो रियल है, मतलब जो जितना काम है काम का सही हिसाब मिले, मजदूरी मिले। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। अभी मैं बता दूं, जैसे भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 भारत में जो लागू हुआ, उसके जो मेन उद्देश्य ये रहा है कि जैसे कि श्रमिक संघों की ओर से औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्रतिनिधित्व करने की शक्ति मिली है ना। और जो इस संदर्भ में संघ के जो पदाधिकारी है श्रमिकों की ओर से बात करते हैं मजदूरी भुगतान के बारे में, न्यूनतम औसत मजदूरी के बारे में बात कर सकते हैं आप लोग, है ना। और विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, न्यायालय है, उनमें उपस्थित होने के लिए आपको पावर मिली है। एक तो ये उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य जिसकी मैं बात बताने जा रहा हूँ, जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो श्रमिक है वो संगठित हो रहे हैं, और उनका संगठित होना जरूरी भी है ना। क्योंकि देखो, जो पंजीकृत संघ है वो अपनी मांग के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, और अपने विशेष अधिकार जो उनको दिए गए हैं उनको वो यूज कर रहे हैं, उनका यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें एक ऐसा अधिनियम है 1926 से, जो अधिनियम है ये एक ऐसा अधिनियम जो व्यावसायिक संघों के पंजीकरण के लिए अवसर भी प्रदान करता है। अधिनियम एक यूनियन के संविधान और कार्यप्रणाली, सामान्य और राजनीतिक कोष के उपयोग, वार्षिक विवरण और प्रस्तुतिकरण, और ऐसा न करने की स्थिति में दंड के लिए न्यूनतम नियम भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। इस अधिनियम के अंदर इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे चीजें हैं, जैसे विभिन्न राज्य सरकार हैं वो अपने अपने नियम बनाती हैं, और व्यवसाय और के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का आपको राइट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बात करेंगे व्यावसायिक अधिकरण, जैसे व्यावसायिक संघ अधिनियम की अधिनियम 1926 की धारा 15, 16, 17, 18 है। 15, 16, 17, 18 है। इसमें क्या है, क्या बताया गया कि जो पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार और दायित्व हैं वो उनका प्रावधान किया गया है इन धाराओं के अंदर। यानी कि इसकी धारा है 15, 16 और 17। 15, 16, 17 के अंदर में व्यावसायिक संघ अधिनियम के जो राइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जो इसमें प्रावधान है उनके बारे में बताया, लायबिलिटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, चूंकि देखिए आप जानते हैं कि जो ये 1926 का जो व्यापार संघ अधिनियम है ये भी अपने आप एक व्यवसाय या व्यापार से लेकर के एक छोटा संविधान ही है, ठीक है दोस्तों। ये एक छोटा संविधान ही है। जैसे कि धारा 15 में सामान्य निधि, जैसे कि ये हमारी धारा 15 होगी, धारा 15 के अंदर में बताया गया है सामान्य निधि के बारे में, ठीक है। धारा 15 के अंदर जैसे सामान्य निधि के बारे में बताया गया है कि इस पर जो
खर्च है उस पर जो प्रतिबंध है वो क्या क्या है, और व्यवसाय संघ की जो सामान्य निधियां हैं व्यावसायिक संघों को उन निधियों के लिए या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन संघों का रखना अनिवार्य होता है और वो रखते हैं। और जो हमारी बात करते हैं जैसे धारा 17 जो आपराधिक षड्यंत्र हैं उनके संबंध में प्रावधान करती है, और अगर धारा 17 के अंदर में कोई दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी सेक्शन 120 के अकॉर्डिंगली सजा दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो धारा 17 है, जो व्यवसाय से संबंधित अधिनियम की धारा 17 है, ये आपराधिक षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताती है, और इसमें 120 के अकॉर्डिंगली सजा का प्रावधान है। ठीक है, ये प्रावधान है। अब बात करेंगे कि जो व्यवसाय संघ है इनका उद्भव और विकास औद्योगिकीकरण से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान में औद्योगिक जीवन का अभिन्न अंग और इकाइयां हैं, और इनके बिना आज उद्योग धंधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो नियम है, जो लॉज बनाए जाते हैं व्यवसाय कार्यों की सुगमता और सरलता के लिए ही बनाए जाते हैं। और अब मैं बात करूं, अगर जैसे ये यूनियन एक्ट है, इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, कोई भी जो भारत के ट्रेड यूनियन में जो इसके विकास में जो भी त्रुटियां रही हैं, जैसे राजनीतिक दबाव रहा है या नियोजकों का शत्रु रूप रहा है या शिक्षा का अभाव रहा है, इन सारी चीजों के लिए ये पूरे ऑल इंडिया में वैलिड है, पूरे देश में इसका विस्तार लागू है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो बचा हुआ था मैटरनिटी एक्ट 1961 का, तो ये मैं भूल गया लिखना। तो जो मैटरनिटी एक्ट है यानी कि मातृत्व अधिनियम या प्रसूति अधिनियम, ठीक है, प्रसूति प्रसूधा अधिनियम 1961 को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मातृत्व अधिनियम 1961 या प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 इसको बोलते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं, इसका जो अधिनियम का जो क्षेत्र अधिकार है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू होता है। हालांकि पहले ये J&K जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 1970 के अधिनियम 51 के बाद इसको सभी राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, सभी में समान रूप से लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं कि यह अधिनियम जो है कहां पर लागू होता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र अधिकार है वो तो बता दिया कि संपूर्ण भारत पर है। क्षेत्र अधिकार है कहा जी, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत के समस्त राज्यों पर समान रूप से। ठीक है, अब ये अधिनियम लागू कहां होता है? ये अधिनियम उन सभी कारखानों में या फैक्ट्रियों में या सरकारी कंपनियों में या सरकारी संस्थानों में सभी जगह पर लागू होता है जहां पर कौशल प्रदर्शन या नटिया कलाबाजी या अन्य प्रदर्शनों के संबंध में जो चीज नियोजित की गई है। ठीक है, और ये लागू होगा एक राज्य में हर समय, हर पर्वत दुकान या स्थापना संबंधी किसी विधि के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक दुकान या स्थापन जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग नियोजित हों, यानी कि लगे हुए हों। ठीक है, और पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन नियोजित थे। ठीक है, यानी कि पिछले जो 12 महीने तक उन्होंने काम किया। और अब बात करेंगे ये जो अधिनियम है ये कहां पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों, अगर इस अधिनियम की बात करूं, ये कहां लागू नहीं होगा? ये वहां लागू नहीं होगा जैसे कोई ऐसा कारखाना या अन्य स्थापना है जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान लागू है, उपबंध लागू होते हैं। मान लें तो चूंकि में दोहरी चीज क्यों मिले, अगर किसी कारखाने में ये ईपीएफ लग रहा है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लग रहा है, तो उनको वहां से वो पैसा, वो खर्च मिल जाता है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे जी स्त्रियों को विशेष अधिकार देना। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत, हालांकि स्त्रियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत स्त्रियों और पुरुषों में वैधानिक समानता स्थापित करते हुए, फिर भी देखो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है संविधान, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है भाई सब जगह जेंडर इक्वालिटी चलती नहीं है ना, तो कुछ स्त्रियों की जो संरचना के आधार पर उनको कुछ
अतिरिक्त जो सुविधाएं हैं वो देनी पड़ती हैं। तो इस यहाँ पर स्त्रियों के लिए विशेष अधिकार है जी इसमें संबंधित, है ना। अच्छा कि जैसे मान लें गर्भावस्था में, प्रसव काल में कोई स्त्री मतलब अगर जॉब कर रही है तो उनको खड़े रह के काम नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं। और उनको कुछ छुट्टी देने की व्यवस्था है और इजी काम लिया जाए, आसान काम उनसे लिया जाए। तो ये सारी चीजें इनके इसके अंदर में आ जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रसूति प्रसुविधा की अधिकारिणी स्त्रियां, ठीक है। जो प्रसूति प्रसुविधा है ये क्या होता है कि इसमें इस अधिनियम में वे स्त्रियां मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होती हैं जो स्थापन में नियोजित हैं। भाई जो घर पे जॉब नहीं कर रही उसको क्या लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन जो जॉब करते हैं उनको ये सुविधा मिलती है जी, ठीक है। यानी कि 80 दिनों तक जो नियोजन के अधीन कार्य कर चुके हैं, ठीक है, उनको ये सुविधा मिलेगी। अब मातृत्व लाभ ना पाने वाली स्त्रियां, जिनको मातृत्व लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो किसी गंभीर दुराचरण की दोषी पाई जाने वाली स्त्रियां मातृत्व लाभ पाने की हकदार नहीं होती हैं। गंभीर दुराचरण से मतलब ये होता है कि प्रसव के बाद 6 माह तक अवकाश के बीच किसी अन्य स्थान पर काम करने से, मान ले एक जगह से तो उन्होंने छुट्टी ले ली कि भाई प्रसव है चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां से छुट्टी लेकर अब तेज बनने की कोशिश करेगी दूसरी जगह, है ना, जॉब करने लगी, तो वो ऐसे कैसे ले सकेंगे जी, ठीक है। तो ये जो था हमारा प्रसूधा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी जो 1961 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है मित्रों, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस समझ में आ गया होगा। और इस वैसे यही है कि जो अगर इसका उद्देश्य की बात मैं बताऊं, इसका उद्देश्य यही है शॉर्ट में कि समुचित रूप से समुचित तरीके से महिलाओं का विकास करना, ठीक है। महिलाएं हमारे जो समाज है, समाज का ये मान लीजिए एक तरीके से उन्नति प्रदान करने वाली चीज होती है। नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो ये था इसका मेन उद्देश्य। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। देखिए जी, यानी कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये प्रश्न आए है एक कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अनुसार किन परिस्थितियों में एक नियोजक अपने कर्मचारी को दुर्घटना में व्यक्तिगत क्षति का प्रतिकर देने के लिए जिम्मेदार है और कब नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो प्रतिकर के लिए नियोजक का जो दायित्व है वो क्या होता है दोस्तों। जो प्रतिकर है, प्रतिकर देने के लिए जो नियोजक का जो दायित्व होता है, दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। प्रतिकर देने के लिए दायित्व सीमित होता है एक नियोजक का, ठीक है, जिसको धारा 3(1) के अंदर में डिफाइन किया गया है। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 सेक्शन 3 क्लोज 1 के अंदर में ये बात बताई गई है। और इसके अंदर प्रतिकर अदा करने के संबंध में कुछ शर्तें हैं। मान लो अगर प्रतिकर देना भी पड़ जाए तो 4 शर्तों से होकर गुजरना पड़ेगा जी। कौन कौन सी शर्तें? सबसे पहली बात, किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति हुई हो, यानी कि पर्सनल इंजरी हुई हो, ठीक है जी, पर्सनल इंजरी। बात नंबर 2, ऐसी क्षति, ऐसी इंजरी एक दुर्घटना के कारण घटित हुई हो। किसके? एक्सीडेंट के कारण, ठीक है साहब। बात नंबर 3, दुर्घटना जो है नियोजन से उद्भुत और नियोजन के अनुक्रम में हुई हो, यानी कि कार्य करते हुए, उद्भुत से मतलब होता है कि उस काम के समय में ये दुर्घटना हुई हो, ठीक है। और बात नंबर 4 ये है कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप या तो कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो या किसी प्रकार की निशक्तता उत्पन्न हो गई हो, ठीक है।
अब निशक्तता को समझने के लिए मैंने जो पेपर है उसमें बताया था पूर्ण निशक्तता और आंशिक निशक्तता के बारे में। ठीक है, तो निशक्तता अगर उत्पन्न हो जाती है तो ये जो है मिलता है क्लेम, ठीक, क्षति, कंपनसेशन। अब बात करेंगे दोस्तों कि कुछ ऐसी दशाएं भी होती हैं जिनके अंतर्गत मतलब एक जो नियोजक है वो कंपनसेशन नहीं दे पाता और न ही उसका राइट बनता है। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहली बात, यदि जो इंजरी, अगर कोई इंजरी होती है, कोई क्षति होती है, वो पूर्ण या आंशिकता 3 दिनों से ज्यादा तक नहीं रहती। या तो वो पूर्ण आंशिकता होती है या वो आंशिक निशक्तता होती है जो 3 दिनों से ज्यादा नहीं। मतलब चोट लगी, जरा वाला सी खरोच लग गई तो 3 दिन तक ठीक है हो जाती है, तो वहां पे नहीं देगा। और बात नंबर 2, वो वहां पर कंपनसेशन नहीं देगा जहां मतलब जिसमें कि मृत्यु या स्थायी पूर्ण निशक्तता नहीं हुई। मतलब या तो ना तो मृत्यु हुई है ना पूर्ण निशक्तता हुई है। तो निशक्तता का मतलब डिसेबलमेंट है ना, तो वहां पर नहीं दे पाएगा। अब इसके बाद कुछ एक डिफेंसेस है इनके लिए, वो दे सकता है क्या कि कर्मचारी पर जो दुर्घटना के समय मदिरा या औषधियों का प्रभाव था। भाई एक नियोजक अपने आप को बचाने का प्रयास तो करेगा ही, वो कहेगा कि जी इन्हें शराब पी रखी थी, शराब पी के काम कर रहा था। और जब पुलिस वालों को किसी का चालान काटना होता है तो ज्यादातर यही चीज लगाते हैं मोस्टली, है नहीं। तो अगली बात है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी आदेश या अभिव्यक्त रूप से बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई थी। देखिए मैं बताऊं, मान ले, अब जैसे अभी ये पुलिसकर्मी का एक उदाहरण दिया थी। मान एक पुलिसकर्मी अगर अपनी बात पे आ जाते हैं कि भाई नहीं हमें कि आपका चालान काटना ही काटना है, तो ऐसा नहीं है मेरा नहीं कटा है, कभी ये सोचो कि गुरुजी चालान की बात बता रहे हैं, बता रहा हूँ ऐसी। वो कितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें वो तब भी आपका काट ही देंगे। ठीक है, अगर आप लॉ जानते हैं तो बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विधि विशेषज्ञ भी हमारे यहाँ 10वीं 12वीं पास या BA पास जो कांस्टेबल या ये बन जाते हैं तो इनसे हार जाते हैं। LLB LLM वाले क्या हैं, तो कुल मिला के बात यही है जी। अब अगली बात करेंगे हम तो इसी तरह से जो मतलब ये एक उदाहरण है, इसको पर्सनली मत लेना कोई भी, ये एक उदाहरण है। समझाने के लिए कोई भी उदाहरण कैसे भी दिया जा सकता है, ये शिक्षा का एक नियम है ना। तो इसमें मैं बता दूं, कोई भी कर्मचारी जो है, जो नियोक्ता है, वो कर्मचारी से बचने के लिए, उसे पैसा देने के लिए हर एक जुगत लगाएगा। ठीक है, हर एक सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो कोई ऐसा काम कह सकता है, ऐसी बात कह सकता है कि भाई इन्होंने जो हमने सेफ गार्ड दिए हुए हैं उनका यूज उसने नहीं किया, जबकि कर्मचारी जानता था कि ये सेफ गार्ड यहाँ पर रखे हैं, उसका यूज यहाँ पे करना है। तो ये सारी चीजें कहकर वो बचने की कोशिश करता है। तो ये एक दशाएं हैं जिन पर जो है एक जो नियोजक है वो कंपनसेशन नहीं दे मतलब दे पाएगा। ठीक है, देता ही नहीं है, दे पाएगा क्या। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो हमारे यहाँ तक इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे इसमें हमने सारे के सारे कर लिए। एक लास्ट वीडियो थी हमारी इस क्वेश्चन से, मतलब इस सब्जेक्ट से लेकर के, है ना। और कभी ऑनलाइन जब आएंगे आपके सामने तो लाइव क्लास लेंगे। अगर आपको कोई कमेंट आए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो लाइव अगर कोई समस्या होगी, एक बार पूरा का पूरा पेपर हम ना लाइव उसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर लाइव सोल्व करेंगे, पूरी बुक का हर एक पॉइंट सोल्व करेंगे। ठीक है, अब तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।